हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल? कैसे हैं सबके सब मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे सैटेलाइट्स के क्या हाल चाल है? जल्दी से सैटेलाइट ओपी लिख दे कमेंट सेक्शन में, आरडीएक्स ओपी लिख देगा। मेरी आवाज आ रही है तो वीडियो दिखाई पड़ रही है, फायर वाला इमोजी लगा दे। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे सैटेलाइट्स जो कि मेरे आसपास घूमते रहते हो हमेशा, क्या हाल चाल है भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, क्या हाल चाल है आप सभी के? यस यस यस, ऑलवेज ऑन टाइम, ऑलवेज ऑन टाइम, और हमेशा टाइम पे भी आते हैं, टाइम से क्लास को फिनिश करके जाते हैं। ठीक है, तो यस, आज भाई सच सच बताना, किस किस के स्कूल में फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हो गया है? एकदम सच्ची सच्ची बात करके बताना, किस किस के स्कूल में फोर्थ नाम का चैप्टर अभी स्टार्ट हो चुका है? नहीं हुआ ना? यही तो फायदा है आरडीएक्स का। जब आरडीएक्स चलता है तो कोई पकड़ नहीं पाता बेटा उसकी रफ्तार को, ध्यान रखना, ठीक है? जब आरडीएक्स चलता है तो सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलता, एक्सेलरेटेड मोशन से चलता है। ठीक है, बहुत सारे, मुझे पता है यार, बहुत सारे बच्चों के स्कूल में इस टाइम तक फोर्स स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, और वैसे भी आपके स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, हॉलीडे चल रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम एक काम करेंगे, हम फोर्स वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ऐसे बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसको पढ़ने में कुल 4 लेक्चर लगेंगे। आपको मैं ड्यूरेशन बता देता हूं, टोटल 4 लेक्चर लगेंगे इसके अंदर। आज हम लोग फोर्सेस क्या होती हैं उसको जानेंगे, अनबैलेंस बैलेंस फोर्स क्या होता है वो जानेंगे, और फ्रिक्शन जानेंगे। बस ये 3 टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको पढ़ना है इनर्शिया के बारे में, आपको पढ़ना है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ, और फोर्थ वाला जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी डिस्कशन होगा। दैट इज इट, खत्म। समझ गए? डन हो गया, डन हो गया। शुरू करा जाए। शुरू करने के लिए कौन सा इमोजी लगाना पड़ता है भाई? फटाफट से बता दो, जल्दी से फटाफट से बता दो कौन सा इमोजी लगेगा। आज लेक्चर नंबर 1 करने जा रहे हैं भाई। ओए, ये क्या हो गया? लेक्चर नंबर 1 करने जा रहे हैं भैया, आजा यार, आजा यार, है ना? तो मैं ऐसा लेक्चर बना करके लाया हूं भाई आपके लिए कि आपका इंटरेस्ट तो डेवलप होगा ही होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे आज के इस लेक्चर के अंदर कि ये फोर्स क्या होती है। ठीक है ना? मुझे पता है अभी भी फोर्स स्टार्ट नहीं हुआ होगा स्कूल के अंदर, और बहुत टाइम तक भी स्टार्ट नहीं होगा। हम एक काम करेंगे, ये मैंने सोचा था, पहले भी मैंने सोचा था आपके साथ डिस्कस कर लूं इस चीज को। आप बताना हां या ना, जो भी आपको ठीक लगे, जैसा भी आपको ठीक लगे, यस और नो आप मुझे बताना कि सही रहेगा या नहीं। हम एक काम करते हैं, हम जब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लेंगे, 1 तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है, जब ये 2 वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो क्या उसके बाद मैं दोनों चैप्टर्स का प्रैक्टिस सेशंस लेकर के आऊं आप लोग की प्रैक्टिस कराने के लिए? मुझे बता देना कि कैसा, मतलब ये मेरा आइडिया है, ये आइडिया आपको पसंद आया कि नहीं आया, मतलब ये आइडिया पर अपन चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मोशन चैप्टर इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो मैं चाहूंगा कि उसके और प्रैक्टिस के सवाल मैं आपको करवाऊं। और ये वाला चैप्टर भी सही है, ये वाला चैप्टर भी बढ़िया है। ठीक है ना? आज इसको हम स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जब ये एंड हो जाएगा तो इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और हम मोशन नाम के चैप्टर की प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आपका जो मिड टर्म एग्जाम है उसके अंदर तुम फोड़ करके आओ, उसके अंदर तुम फुल ऑन फुल मार्क्स लेकर के आओ। और सिर्फ मार्क्स ही नहीं, आप चीजों को अच्छे से सीखो भी, डेप्थ में चीजों को समझो भी, और आपकी प्रैक्टिस, आपकी कमांड हर एक न्यूमेरिकल पर ऐसी होनी चाहिए भाई कि आप खुद ही कमांडर हो, आप खुद ही कमांडर बन जाओ, अपने न्यूमेरिकल खुद बनाने लग जाओ। इस तरीके की कमांड बना दूंगा मैं आपकी, वेट करो, बस वेट करो, चमत्कार देखने को मिलेगा। मुझे बहुत सारे बच्चों के डीएम आए हैं अभी पिछले कुछ दिनों में, जिनके रिजल्ट्स आए हैं अभी, जो जिनका मोशन चैप्टर आ रहा था, तो बच्चे बता रहे हैं, कह रहे कि सर आपके पढ़ाई से हम जो पेपर में लिख करके आए उससे फुल ऑन फुल मार्क्स हमको देखने को मिले, पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं, फिजिक्स में एक भी नंबर नहीं कट रहा है बच्चे का। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और मैं आपको बता दूं कि 9th क्लास इज नॉट एन ईजी क्लास। क्लास 9वीं इतनी आसान नहीं है, क्लास 9th में स्कोर करना इज नॉट एन ईजी, समझ रहे हो ना? केक वॉक नहीं है ये क्लास 9th में स्कोर करना। तो क्लास 9th में अगर आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, और मेरे पढ़ाए लेक्चर से, मेरे समझाए चीजों से अगर आपको फायदा हो पा रहा है, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है यार। मेरे लिए सबसे बड़ी तारीफ ही यही है, जो आप डीएम में आकर के ये करते हो कि सर क्लास 9th नीव बैच से पढ़ करके फिजिक्स हमारी ऐसी हो गई है कि अब हमारा एक भी नंबर नहीं कटता। केमिस्ट्री बायो की बात मुझसे बच्चे नहीं कर रहे, ठीक है ना, लेकिन मुझे फिजिक्स की बात आकर के जरूर बताते हैं कि सर हमारे 20 में से 20 आए हैं,
15 का होता तो 15 में से 15 आए हैं, हमारे 18 में से 17 आए हैं, हमारे 18 में से 18 आए हैं। इस तरीके से मुझे मार्क्स आकर के बताते हैं तो ये खुशी मिलती है बिल्कुल डेफिनेटली। तो आप लोग भी अपने मार्क्स आकर के मेरे डीएम में शेयर करना या इस वीडियो के नीचे कमेंट से बता जाना। मैं नहीं चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पर स्पेशली आओ मुझे सिर्फ मार्क्स बताने के लिए। तो जिनके पास इंस्टा है वो इंस्टा पे आ जाए, जिनके पास नहीं है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जाना, ठीक है। आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। पहले इस चैप्टर का नाम हुआ करता था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो वही चैप्टर है, कुछ ज्यादा चेंज इसके अंदर नहीं आया है। हाँ, थोड़ी सी चीजें इसमें ऐड करी गई हैं डेफिनेटली, और कुछ चीजें इसमें से हटाई भी गई हैं। क्या ऐड करा गया ये भी सुन लो। इस चैप्टर में जो ऐड करा गया है वो है फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट, जो मैं आपको आज ही पढ़ा दूंगा, पहले ही लेक्चर में पढ़ा दूंगा, क्या अलग था, ठीक है ना। तो आज हम फ्रिक्शन पढ़ लेंगे आज के लेक्चर के अंदर ही, डोंट वरी, ठीक है, सही है। और साथ ही साथ आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे, जो मैंने वन शॉट डाला था अपने चैनल के ऊपर मोशन का, है ना, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आप बच्चों ने जाकर के करे कि सर नेक्स्ट लेक्चर जो हमको चाहिए वो केमिस्ट्री का चाहिए। तो भाई आज मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया आपके लिए, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने आज केमिस्ट्री का लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर दिया है ऑलरेडी, है ना। एक सेकेंड, ये देखो नोट्स दिखाता हूं आपको मैं, मतलब लेक्चर तो मैं कैसे दिखाऊं, लेक्चर यहां पे नहीं होता, यहां नोट्स होते हैं, ठीक है ना। ये देखो, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड सेपरेशन, है ना। खुल जा भाई, खुल जा भाई। ये देखो, ये मैं ऑलरेडी आपको आपके लिए रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो ये आज या कल में डल जाएगा। ये देखो, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड सेपरेशन, क्लास 9th केमिस्ट्री वन शॉट, अपने चैनल पर आज शाम तक मैं ट्राई करूंगा, नहीं तो कल तक पक्का डल जाएगा। ये वन शॉट लेक्चर है, पूरा कवर किया है और बहुत बेहतरीन लेक्चर बनाया है मैंने। एक बार जाकर के आप लोग जरूर देखना और बताना यार कि आपको कैसा लगा, ठीक है। ये जैसे ही अपलोड होगा मैं बैच के अंदर भी बता दूंगा, ठीक है। मैं बैच में भी इसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी बता दूंगा, मैं टेलीग्राम पर भी बता दूंगा, सब जगह बता दूंगा, ठीक है। तो वन शॉट लेक्चर मैंने केमिस्ट्री का भी आप लोग के लिए बना दिया है। नेक्स्ट कौन सा चाहिए वो भी बता देना, ठीक है ना। मतलब वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि सर अगला हमको बायो का चाहिए या अगला हमको ये फोर्स वाला ही चाहिए, क्या चाहिए, जो भी चाहिए आप कमेंट्स के अंदर बता देना। तो केमिस्ट्री की डिमांड आई थी तो केमिस्ट्री का मैंने लेक्चर बना दिया है, ठीक है। अब ये जल्दी ही अपलोड होगा, जैसे ही अपलोड होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। इंस्टा, टेलीग्राम और पीडब्ल्यू ऐप, तीनों जगह पर मैं बता दूंगा जैसे ही आएगा लेक्चर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग आज का लेक्चर। टेलीग्राम चैनल भाई जरूर ज्वाइन कर लेना, मैंने ऑलरेडी आप लोग को शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने शुरू कर दिए हैं। मोशन चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मैंने आपको दिए थे, ठीक है। इस चैप्टर के भी शॉर्ट नोट्स मैं आपको दूंगा जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और चैप्टर कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने आपको बोला कि 4 लेक्चर के अंदर चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी के समेत मिला करके ये 4 लेक्चर का चैप्टर है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए क्या क्या पढ़ना है आज हमको पढ़ना है भाई, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई अंडरस्टैंडिंग फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स को वेक्टर क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो फोर्स क्या होता है उसे अंडरस्टैंड करना सीखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि फोर्स क्या होती है, फिर हम सीखेंगे कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बैलेंस फोर्स में और अनबैलेंस फोर्स में क्या डिफरेंस है, फिर हम समझेंगे कि फ्रिक्शन क्या चीज होती है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। डन, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एकदम से स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, फोर्स समझने से पहले या फोर्स का शब्द बोलने से भी पहले, ठीक है, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आपने फोर्स की बात मेरे मुंह से पिछले चैप्टर में भी कहीं सुनी थी क्या, और कहां सुनी थी, जरा वो वर्ड बताना। किसके साथ जोड़ करके मैं हमेशा फोर्स बताता था आपको, किसके साथ जोड़ करके मैंने हमेशा फोर्स सिखाया है आपको या फोर्स बताया है आपको, कोई याद कर पाएगा, कोई याद करके मुझे बताएगा। हां सुनी तो थी, मेरे मुंह से सुनी तो है आप लोगों ने, यस 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 यस, बच्चे बोल रहे हैं यस, लेकिन कहां सुनी है, शाबाश, यस, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, यस, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हर एक बच्चे से जो नींव में मुझसे पढ़ रहा है कि वो इस बात को जानता होगा कि उसके लिए फोर्स कोई नई चीज नहीं है, उसके लिए फोर्स कोई नई चीज नहीं है। फोर्स का सीधा लेना देना किसके साथ है, वही जो कमेंट सेक्शन में चल रहा है, एक्सेलरेशन के साथ है। क्या बोलता हूं मैं, क्या बोलता हूं, फोर्स कौन है एक्सेलरेशन की, फोर्स कौन है एक्सेलरेशन की, बच्चे कह रहे हैं मम्मी, हाँ मम्मी ही है, यस यस, ये मां है भाई, फोर्स मां है और एक्सेलरेशन क्या है, पुत्री, ये बेटी है, पुत्री है, किसकी, किसकी, फोर्स की, फोर्स इसकी मम्मी है भाई।
मतलब सीधी बात समझ लो, सीधी बात समझ लो, फोर्स आएगी तो लिखो कमेंट सेक्शन में, फोर्स लगेगी तो क्या होगा, फोर्स लगेगी तो क्या होगा, फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन आनी ही आनी है। यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस कमेंट सेक्शन में ये चलना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं बाकी स्पैम मैम नहीं स्पैम नहीं मारने का, ठीक है। तो फोर्स मां है तो एक्सेलरेशन उसकी पुत्री है, एक्सेलरेशन उसकी बेटी है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि एक्सेलरेशन का मीनिंग हुआ, एक्सेलरेशन का मीनिंग हुआ वेलोसिटी में चेंज होना, हाँ या ना बोलो, वेलोसिटी का चेंज है ना। अब आप मुझे बताओ वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज होती है। नंबर 1, आप जो बोलोगे वही लिखूंगा यहां पे, आप जो बोलोगे वही लिखूंगा यहां पे। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज होना, है ना। एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी का चेंज। आप मुझे बताओ वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज होती है, आप मुझे बताओ वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज होती है। शाबाश, स्पीड अप करके, वेरी गुड वेरी गुड, स्पीड को तेज करके, है ना। तो स्पीड तेज करके लिख देता हूं मैं, स्पीड तेज, जो कमेंट्स में आ रहा है वही लिख रहा हूं। नंबर 2, दूसरा बताओ, दूसरा बताओ और कैसे, और कैसे, और कैसे। हां, स्पीड डाउन करके, वेरी गुड वेरी गुड, स्पीड स्लो करके, है ना, है ना। और तीसरा क्या है, तीसरा बच्चे लिख रहे हैं डायरेक्शन, तीसरा बच्चे लिख रहे हैं डायरेक्शन चेंज करके। बात सही है, बात सही है ना, करेक्ट करेक्ट बात है। तो मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ कि जब जब कोई गाड़ी अपनी स्पीड बढ़ा रही होगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या उसके पीछे फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, हां या ना। जब कोई चीज अपनी गाड़ी अपनी अपनी स्पीड तेज कर रही होगी, जब कोई बॉडी अपनी स्पीड तेज कर रही होगी, क्या उसके पीछे फोर्स की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, क्या उसके पीछे फोर्स की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही पकड़ा आपने। फोर्स का पहला काम यही है, फोर्स का पहला काम है स्पीड को तेज करना। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। क्या स्पीड स्लो होना भी फोर्स की वजह से ही है, हां या ना। क्या स्पीड स्लो होना भी फोर्स के कारण से ही है क्या, क्या फोर्स लगने से ही स्पीड स्लो होती है और फोर्स लगने से ही स्पीड तेज होती है क्या। यस यस यस, इट इज द ट्रुथ, यही सच है। स्पीड तेज होने यानी वेलोसिटी के चेंज होने का मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आएगी ही तभी जब मां आएगी, फोर्स आएगी। करेक्ट है ये बात, करेक्ट है, एकदम करेक्ट पकड़ा आपने, एकदम करेक्ट पकड़ा। अब मैं आपसे तीसरी चीज पूछता हूं, बेटा क्या किसी ऑब्जेक्ट की कभी डायरेक्शन चेंज हो सकती है बिना फोर्स लगे। मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या कभी किसी ऑब्जेक्ट की दिशा में परिवर्तन आ सकता है क्या बिना फोर्स लगे। फोर्स नहीं लगाई जी, गाड़ी अपने आप मुड़ गई, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या। फोर्स नहीं, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई यार, मैंने कुछ नहीं किया यार, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा इसको, मैंने नहीं मारा, गाड़ी अपने आप मुड़ गई, बाइक अपने आप मुड़ गई, हैंडल अपने आप मुड़ गया, स्कूटर अपने आप। नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता। कौन मानेगा, कौन से कोर्ट में जाके दलील दोगे ये कि मैंने नहीं मारा उसको अपने आप थोड़े, भूत थोड़े ना आके घुमा जाएगा। इसका मतलब स्टीयरिंग घुमाने के लिए भी क्या चाहिए, लिख कमेंट सेक्शन में बेटा, लिख मेरे सैटेलाइट कमेंट सेक्शन में लिख के स्टीयरिंग घुमाने के लिए भी क्या चाहिए, हैंडल घुमाने के लिए भी क्या चाहिए, बाइक मोड़ने के लिए भी क्या चाहिए, स्कूटर मोड़ने के लिए भी क्या चाहिए, स्कूटी मोड़ने के लिए भी क्या चाहिए, ट्रक घुमाने के लिए भी क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। शाबाश, यस यस यस, यानी कि फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है ये सारे काम करने के लिए, है ना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बात की बात है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वो बात की बात है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट तो है, लेना देना तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फोर्स की ही है। क्या करना, स्पीड तेज करना, स्पीड स्लो करना और डायरेक्शन को चेंज करना। अपने आप ये काम नहीं हो सकते, ठीक है। अब मैं एक चौथा काम जोड़ने जा रहा हूं, अब मैं एक फोर्स का चौथा काम आपके सामने जोड़ने जा रहा हूं, और यह चौथा काम आखिरी काम है फोर्स का। इसके अलावा फोर्स कोई पांचवा काम नहीं करती, इसके अलावा फोर्स कोई पांचवा काम नहीं करती। चौथा काम क्या है, चौथा काम एक्सेलरेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसको अलग लिखता हूं। चौथा है हुलिया बदलना, किसी चीज की शेप चेंज करना, किसी चीज का शेप बिगाड़ देना, है ना। इमेजिन करो मेरे पास एक कागज है,
एक कागज है ना, वो कागज कागज जैसा ही रहेगा जब तक मैं उसको ऐसे ना कर दूं, है ना। ये फोन तब तक सही रहेगा जब तक मैंने इसको फेंक के ना मारा, या मैंने इसको कुछ ना कुछ करना दूं, नहीं करूंगा भाई, पागल थोड़ी ना हूं, ये थोड़ी ना करूंगा, है ना। समझ गए ना बात को। यानी भाई कोई भी चीज अगर अपनी शेप चेंज कर रही है तो उसके पीछे भी क्या फोर्स रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। आप मुझे बताओ, क्या अपने आप कोई चीज शेप चेंज कर सकती है क्या? कोई एग्जाम्पल आपके पास हो दुनिया में, कोई भी एग्जाम्पल दुनिया का दे दो कि शेप जी अपने आप ही चेंज हो रही है, हमने तो कुछ नहीं किया। फिर कोई कहेगा भाई भूती है, फिर कोई कहेगा यार चौथा तो फिर भूत ही हो सकता है ना। तो शेप चेंज भी अपने आप नहीं। क्ले है, मान लो क्ले से डॉल्स बनाते हैं, क्ले से खिलौने बनाते हैं, ठीक है ना, क्ले से कुछ कुछ चीजें बनाते हैं, तो क्या अपने आप कभी क्ले कुछ बना पाएगी क्या? नहीं। क्या क्ले की शेप अपने आप कभी चेंज हो पाएगी क्या? नहीं। तो समझ में आया। आप अपने पहले पन्ने पर, अपने फर्स्ट पेज पर ये लिखोगे, ठीक है, ये लिखोगे यहां तक, दिस शुड बी योर फर्स्ट पेज, ठीक है। ये आपका पहला पेज होना चाहिए बेटा नोट्स का, ठीक है। जो बच्चे नोट्स लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नोट्स सबने लिखने हैं बेटा, सबको ये हैबिट डालनी है नोट्स लिखने की, ठीक है। तो कॉपी जो आपने लगा रखी है अपनी फिजिक्स वाली या साइंस वाली, जो भी कॉपी है आपकी, उस पर आप हेडिंग डालेंगे आज चैप्टर की सबसे पहले, और उसके बाद आप ये लिखोगे, फोर्स मां है, एक्सेलरेशन बेटी है। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का चेंज, मतलब ये तीन बातें, इसके पीछे फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। और चौथा काम भी फोर्स क्या करती है? शेप चेंज करने का। आओ आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? वाई डज अ कैनो मूव फॉरवर्ड व्हेन द कैनोइस्ट पुशेस वाटर बैकवर्ड्स। क्या बोलना चाह रहा है ये? क्या बोलना चाह रहा है? कैनोइस्ट मतलब ये जो छोटी वाली कयाक होती है, छोटी वाली बोट को कैनो बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं ये जो कैनो होती है ये आगे क्यों बढ़ती है जब वो पानी को पीछे धकेलता है। देखा है आपने? देखा है आपने? अभी अभी दीदी को देखते हैं, दीदी दीदी प्लीज, दीदी प्लीज मूव, यस थैंक यू, ठीक है ना। तो दीदी मूव कर रही, अबे रुक गई यार, क्या है दीदी ये, चलती रहो यार। हाँ, तो देखो ये कैसे चल रही है, मैं आपको बता दूं। ये चल रही है चप्पू को पीछे चला के। जब चप्पू पीछे चला रही है तो आगे बढ़ रही है, पीछे चल रही है तो आगे, ऐसी नाव चलती है ना, पीछे चप्पू मारते हैं, है ना, पीछे मारते हैं और आगे बढ़ती है। इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? अच्छा इमेजिन करो कि चप्पू ही ना चलाए, इमेजिन करो ये चप्पू ना चलाए, तो क्या करेगा? तो पानी इसको कहीं ना कहीं बहा के ले जाएगा, वो पानी अपनी फोर्स लगाएगा। फिर बात सही है कि नहीं, है ना। तो ये कहीं नहीं बढ़ पाएगी, हो सकता है खड़ी रह जाए। अगर एक स्टिल वाटर में, बोट में चप्पू पकड़ के कोई बैठा है ऐसे, ये दीदी चप्पू पकड़ के ऐसे बैठी है, ठीक है ना, इधर मार रही ना इधर मार रही, ना यहां चला रही ना यहां चला रही, ना इधर चला रही ना पीछे को चला रही ना आगे को चला रही, तो कहीं जा पाएगी क्या? कहीं नहीं जा पाएगी। समझ गए, है ना। लिखा व्हाई डज इट मूव फास्टर, कह रहे कि ये फास्टर मूव क्यों करती है, ध्यान से समझना। कह रहा व्हाई डज इट मूव फास्टर व्हेन दे पुश हार्डर। कह रहे ये कैसे होता है कि आप जब जोर से चप्पू मारते हो तो एकदम तेजी से आगे चलती है। इससे यह समझ में आता है कि जब आप फोर्स ज्यादा लगाओगे, पहली बात तो भाई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, यह करवाने के लिए फोर्स, जो कमेंट सेक्शन में आप लिख रहे हो बिल्कुल सही लिख रहे हो, फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, अगर फोर्स ज्यादा होगी तो मूवमेंट ज्यादा होगी, ये समझ में आता है अपने को, है ना। तो मोशन भी कैसा होगा? तो मोशन भी कैसा होगा? मोशन भी अच्छा खासा होगा, है ना। तो मोशन भी कैसा होगा? मोशन भी फास्टर हो जाएगा, मोशन भी फास्टर हो जाएगा, मोशन विल बिकम फास्टर, है ना। तो लिखा हुआ है विच कैनो मूव्स फास्टर, एम्प्टी कैनो या कैनो कैरिंग अ पैसेंजर। मैं आपसे पूछता हूं, इमेजिन करना कि एक भैया है नाव वाले, बोट वाले, ठीक है, वो किसी पैसेंजर को बैठा के नहीं जा रहे, खाली चला रहे हैं चप्पू, और फिर उन्होंने एक पैसेंजर बैठा लिया और फिर चला रहे हैं चप्पू। तो आप बताओ कब तेज जाएगी? आप बताओ कब तेज जाएगी? पैसेंजर बैठा के तेज चलेगी या खाली बिना किसी पैसेंजर के, विदाउट पैसेंजर है, पहले वाले का मतलब है विदाउट पैसेंजर। चलाने वाला कोई तो होएगा ही ना भाई चलाने वाला कोई तो होगा ना भाई, ठीक है। ड्राइवर की बात नहीं हो रही, पैसेंजर की बात हो रही है। हां, तो कब तेज चलेगी? किसी पैसेंजर को बिठा के नहीं, खाली तेज चलेगी, क्योंकि जब पैसेंजर को बिठा लिया जाएगा बेटा तो मास बढ़ जाएगा, ओवरऑल बॉडी का मास विल इंक्रीज। इमेजिन करो कि आपके घर में एक टू व्हीलर है, आपके घर में एक टू व्हीलर है, स्कूटी हो सकती है, बाइक हो सकती है, ठीक है, साइकिल हो सकती है, कुछ भी, कोई भी टू व्हीलर है, उस पे दो लोग बैठते हैं, जनरली दो लोग बैठते हैं और उसकी कुछ स्पीड बनती है। इमेजिन करो कि उस पे चार लोग बैठ जाएं, चार लोग बैठ गए, ट्रिपलिंग नहीं हुई है, चोपलिंग हो गई है उसकी
एक होती है ट्रिपलिंग, 3 लोग बैठा लिए, 3 दोस्त बैठा लिया, अबे आगे हो जाना भाई, मैं भी बैठूंगा भाई, भाई मैं भी बैठ रहा हूं भाई, आगे हो जा भाई, थोड़ा और आगे हो जा। वो नहीं हो रहा, ट्रिपलिंग नहीं हो रही, चोपलिंग हो रही है, चोपलिंग। 4 लोग बैठ गए भाई बाइक पे। तो आप मुझे बताओ क्या वो बाइक अब तेज चल पाएगी क्या? पहले वो बाइक पहुंच जा रही थी 100 पे, 100 की स्पीड, 80 की स्पीड, 90 की स्पीड है, अब वो 50 भी पार नहीं कर पाएगी। क्या बात समझ में आती कि नहीं आती? है ना? तो जब पैसेंजर नहीं होंगे, है ना, जब एम्प्टी होगी, विदाउट पैसेंजर होगा, तो मास कम रहेगा, मास कम रहेगा। इससे समझ में आता है कि अगर मास कम रहेगा तो अपने को फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी। क्या बात समझ में आती है? अगर मास कम रहेगा तो पेट्रोल भी कम फूकेगा, जान भी कम लगेगी। अरे हाथों से चला रहा है तो हाथों की जान, पेट्रोल से चल रही है तो इंजन की जान, डीजल से चल रहा है तो डीजल इंजन की जान, केरोसिन से चल रहा है तो केरोसिन इंजन की जान ज्यादा निकलेगी ना। अगर ज्यादा लोग बैठे होंगे तो सोचो, ओवरलोडेड ऑटो जा रहा है, एक ऑटो में कितने लोग बैठ सकते हैं जानते हो आप? 3, चौथा तो ड्राइवर खुद होगा ऑटो का, है ना, लेकिन बैठते कितने हैं? 16 लोग 16, 2-3 पीछे घुस के बैठेंगे, 2-3 आगे बैठेंगे, 4-5 उनकी गोदियों में बैठेंगे, एक तो ड्राइवर खुद बैठेगा, एक उसके राइट वाले पट पे बैठेगा, एक उसके लेफ्ट वाले पट पे बैठेगा, और फिर जो सीटें बची होंगी उस पर भी लोग बैठेंगे। तो टोटल कितने लोग बैठते हैं बेटा ऑटो में? 16 लोग बैठते हैं। बैठने कितने चाहिए? 4, 4 चौके 16, 4 गुना ज्यादा लोग बैठते हैं ऑटो के अंदर। तो ऑटो फिर चलता है क्या? ऐसे रेंग रहा होता है ऑटो। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना भाई, क्लियर है कि नहीं है ये बात, है ना? तो अगर मास ज्यादा होगा, है ना, अगर मास ज्यादा इंक्रीज करेगा तो जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। बात समझना, ये फील वाली बात है। अगर मास इंक्रीज करेगा तो आपको जोर ज्यादा मारना पड़ेगा। जोर मतलब फोर्स, जोर मतलब यहां पे फोर्स से ही है ना? और मास कम होगा तो फिर जोर कम लगेगा। बात तो सही है। आइए फोर्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। ठीक है, लिखा एक फोर्स क्या कर सकती है, बोला एक फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है रेस्ट से। आप बताओ क्या रेस्ट से मूव करवाना स्पीड इंक्रीज कराना ही होता है, हां या ना? ये कोई अलग अलग बात है क्या? किसी चीज को 0 से चलाना, रेस्ट से चलाना, क्या यह स्पीड इंक्रीज करना ही तो होता है, हां या ना बोलो? क्या ये स्पीड इंक्रीज, यानी कि स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं भाई। मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट का मतलब हो गया कि स्पीड इंक्रीज करना ही तो है ये, हां या ना? स्पीड बढ़ाना ही तो है ये। आगे लिखा चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक चलता ऑब्जेक्ट है। इमेजिन करना कि एक भैया है, ठीक है, वो सुबह सुबह जा रहे हैं दूध लेने के लिए अब तुमको पता ही है कि दूध लेने वालों से मेरा क्या बैर है ना? तो सुबह सुबह जा रहे हैं दूध लेने के लिए, ठीक है ना, तो डेयरी जा रहे हैं दूध लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आया पीछे से, मैं कहा और भैया क्या हाल है, कहां जा रहे हो क्या होगा उन भैया का? पहले से वो भैया चल के जा रहे थे, पीछे से आकर के मैंने हाथ भी मार दिया जोर से उनके, और भैया कहां जा रहे हो, क्या हाल है, कहां जा रहे हो तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में उनकी स्पीड और बढ़ जाएगी। हो सकता है वो यूं गिरे जाके, कह रहे भाई क्या कर रहा है भाई क्या कर रहा है भाई दूध ही तो लेने जा रहा था भाई, ये कौन सा तरीका है भाई, तुझे भी पीना दूध तो आजा, दोनों मिलके पीते हैं ठीक है। तो चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि कोई पहले से ही चल रहा था, कोई पहले से ही चल के जा रहा था, है ना, और मैंने कहा ये जा रहा दूध लेने, आज ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा, है ना। मैंने कहा और भैया क्या हाल है, कहां जा रहे हो, गया, लपट जाएगा वो तो। हगिंग द ग्राउंड, हग नहीं रहा होगा, मतलब हग कर रहा होगा ग्राउंड को, कह रहा हग रहा होगा, नहीं हग नहीं रहा होगा बेटा, हग के तो आया होगा पहले से, तभी तो जा रहा है दूध लेने तो हगिंग द ग्राउंड हो रहा होगा, समझ रहे हो ना बात को? यस वेरी गुड, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है ना। तो आप एक चलते ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज भी कर सकते हो। जैसे एक और तरीका भी है ना, एक और तरीका भी है। एक भैया जा रहे थे दूध लेने के लिए, ऐसे दूध लेने जा रहे हैं, ठीक है ना, मैंने पकड़ी गुद्दी, मैं कहा ए भैया रुक पीछे आ। तो जैसे ही सोचो, इमेजिन करो दूध देने कोई जा रहा है और मैंने उसकी गुद्दी यूं पकड़ लिया, मैं कहा कहां जा रहा है भाई, कहां जा रहा है, ऐसे पकड़ लिया, कॉलर पकड़ लिया, कहां जा रहा है भाई, कहां जा रहा है। तो हमला तो अचानक से हुआ है ना, तो वो स्पीड से जा रहा होगा, उसकी स्पीड थोड़ी कम नहीं हो जाएगी क्या? आप बताओ, अगर कोई भैया जा रहा है ना, मैंने पकड़ा, कहां जा रहा है, रुक जा, कहां जा रहे हो है, रुक जा, तो उसकी स्पीड थोड़ी कम नहीं हो जाएगी क्या? वही हुआ चलते ऑब्जेक्ट की, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को मैंने क्या किया है, चेंज किया है। मुझे बताओ क्या इसके लिए भी फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? इसके लिए भी फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी, है ना। अच्छा ये बताओ, अगर मैं डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं मोशन की, तो
है ये कैसे होता है सर? दूध लेने भैया जा रहे हैं फिर से, है ना। मैंने कहा भैया एक काम करो, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो भैया तो ऐसे जा रहे थे, ऐसे उनके यूं गर्दन पे पड़ी, कौन है कौन है? अबे क्या कर रहा है भाई, दूध लेने जा रहा हूं, जाने क्यों नहीं दे रहा है? कुछ ऐसे भैंसा वैसी हो जाएगी ना, बात समझ रहे हो ना। तो मतलब चलते हुए जो भैया जा रहे हैं दूध लेने के लिए, उनकी डायरेक्शन भी चेंज करने के लिए हमला करना पड़ेगा आपको। यस, अचानक वाला हमला ही करना पड़ेगा, और यह हमला अचानक से ही होगा, समझ गए ना। गुद्दी पकड़ के यूं घुमा दूंगा मैं पकड़ के, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी मोशन की, हाँ या ना। मैं ऐसे करता नहीं हूं वैसे, जनरली मैं आपको बताऊं, ऐसा आदमी मैं हूं नहीं कि कोई दूध लेने जा रहा हूं उसको परेशान करना, पर कोई जाएगा तो परेशान तो करूंगा। फोर्थ पे आ जाओ, है ना। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूध लेने भैया जा रहे हैं, भैया हैं दूध लेने जा रहे हैं, ठीक है। दूध लेने जा रहे हैं तो डोलू भी होगा दूध का हाथ में, डल्लू, वी कॉल इट डल्लू, है ना। तो हाथ में वो डल्लू भी था, ठीक है ना। मैंने कहा भैया एक मिनट इधर आओ, इधर इधर आओ, ये क्या लेके जा रहे हो? डल्लू खाली है, खाली है, अच्छा। फोर्स लगा के शेप चेंज कर दी। मैं कहा अब जा दूध लेने, जा उठाई से और निकल, जा दूध लेने। बताओ ये काम करने के लिए भी फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके डल्लू की शेप चेंज करना भी, पैर से कुचल देना भी फोर्स लगाना ही है, हाँ या ना, है ना। तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, बहुत सुंदर सुंदर मैं वीडियोस लेके आया आपके लिए। मार जोर के लात, मार दिया है, ये देखो। किकिंग अ फुटबॉल, एक फुटबॉल को किक करने के लिए यानी रुके से चलाने के लिए फोर्स लगती है, यानी तो खड़ी रहेगी बेटा वो सदा के लिए। फुटबॉल खड़ी रहेगी हमेशा के लिए अगर पैर से चलाई ना गई तो। बात सही है कि नहीं? हां। एक रबर बैंड को स्ट्रेच करना, क्या अपने आप स्ट्रेच हो जाएगा? नहीं होगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक लेमन स्क्वीज करना, नींबू निचोड़ना, वाह भाई ये कौन सा तरीका है नींबू निचोड़ने का? इतना बड़ा लेमन, हाँ हाँ, मतलब समझ गया मैं, हो सकते हैं बड़े नींबू, इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो लेमन स्क्वीज कर रहे हैं, ये भी अपने आप नहीं होता है बेटा, ताकत चाहिए हाथों में। यस यस, ठीक है। स्ट्राइकिंग अ क्रिकेट बॉल, वाह वाह वाह, क्या शॉट खेला है, ऐसा शॉट खेला कि दिखा ही नहीं बेटा बॉल, है ना, क्या शॉट मारा है, बढ़िया, समझ गए ना भाई। तो अगर आपको डायरेक्शन में चेंज लाना है, अगर आपको शेप में चेंज लाना है, अगर आपको रुकते से किसी चीज को चलाना है या चलते से किसी चीज को रोकना है, या स्पीड बढ़ाना है या स्पीड घटाना है, ये सब करने के लिए आपको क्या चाहिए? लिख दो कमेंट सेक्शन में, क्या चाहिए, क्या चाहिए? ये सारा कुछ करने के लिए आपको क्या चाहिए? इन सब के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? इन सब के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? फोर्स, फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। यस और नो, यस और नो। और फील के साथ अगर बात समझ में आ गई है, और सॉरी भैया यार आपकी बिना बात मैंने धुलाई कर दी, डल्लू भी तोड़ दिया, पर आप मेरे बहुत काम आए इन बच्चों को फील दिलाने के लिए, तो एक बार लिख देना बेटा आरडीएक्स फील, ठीक है। भैया का काफी नुकसान हो गया, लेकिन 4 दिन लगातार दूध नहीं ले पा रहे हैं, दूध लेने जा ही नहीं पा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना। पहली बार में धक्का देके मैंने गिरा दिया, दूसरी बार में मैंने कॉलर से पकड़ लिया, तीसरी बार मैंने गुद्दी ही मरोड़ दी, चौथी बार में डल्लू तोड़ दिया। मेरे सामने कैसे दूध लेके जा सकता है भाई? ये बहुत फालतू काम है, ये मैं करने नहीं दूंगा, सॉरी। दूध वाला शुड कम टू योर हाउस एंड डिलीवर दूध। यू शुड नॉट गो टू हैव टेक दूध फ्रॉम द दूध शॉप, प्लीज अंडरस्टैंड। इफ यू go, then I will find you, I will catch you and I will apply force on you। हमला अचानक से होगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब बात करते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, फोर्स के साथ डायरेक्शन एसोसिएट करना क्यों जरूरी है। फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं ना, तो क्यों है? एक्चुअली फोर्स को दोनों चीजें चाहिए बेटा, उसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, यानी उसको वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए कि भाई कितने वैल्यू की फोर्स है, कितने वैल्यू की फोर्स है, कितना जोर का हमला हुआ है। अच्छा 10 न्यूटन का धक्का दिया है, ठीक है। अच्छा 5 ही न्यूटन का धक्का दिया, इसी में रो पड़ा। हट, समझ रहे ना। जोर का झटका अगर लगेगा, जोर का धक्का अगर लगेगा तो 10 न्यूटन, ऐसे बोलते हैं, न्यूटन में यूनिट होती है, अभी आगे आएगा, अभी आगे आएगा, समझ गए ना। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन में, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन में। तो 5 न्यूटन कम है और 10 न्यूटन ज्यादा है, तो वैल्यू जो है, जो मैग्नीट्यूड है, वो ऐसे बताया जाता है, 10, 5, 15, 20 जो भी है, मतलब बताया जाएगा। दूसरी चीज आती है डायरेक्शन, डायरेक्शन बतानी जरूरी है। जैसे जैसे आप पहले वाली फोटो देख लो, पहले वाली फोटो में क्या हो रहा है, पहले वाली फोटो में देखो, नॉर्थ जा रहा है साउथ पोल के पास,
नॉर्थ जाएगा साउथ पोल के पास तो देखो अट्रैक्शन आएगी, देखो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट हुआ है, पूरा हो जा। हाँ आया आया, थोड़ा 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 सा आया, थोड़ा 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 तो आया, आया 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 आया, थोड़ा थोड़ा आया, आया आया, थोड़ा 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 आया कि नहीं आया, आया कि आया आया थोड़ा थोड़ा। इधर देखो इधर देखो, अभी रिपेल कराते हैं। साउथ साउथ सामने आ गया, चलना। ये देखो डर के पीछे भाग रहा है, यही वो भैया जो दूध देने जा रहे थे, यही वो दूध वाले भैया हैं अब जो हमसे डर रहे हैं, समझ रहे हो ना भाई, जिनकी हमने गोटी सेट कर दी है भाई। ठीक है वही है आदमी, ठीक है देख सकते हो तुम। साउथ से साउथ रिपेल, साउथ साउथ रिपेल, है ना, रिपेल होता हुआ जा रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको दिख रहा है कि सेम पोल्स जो होते हैं वो रिपेल कर रहे हैं, अपोजिट पोल क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हमेशा होता है, ये तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी आप जानते हो। लेकिन मैं यहां पर सिखाना यह चाहता हूं कि फोर्स के साथ हमेशा डायरेक्शन एसोसिएट रहेगा। फोर्स कभी इधर भी लगेगी कभी उधर भी लगेगी। साउथ ही पोल इधर भी आ रहा है, साउथ ही पोल पीछे भी जा रहा है। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल। साउथ ही पोल आगे भी आ रहा है, साउथ ही पोल पीछे भी जा रहा है। अच्छा मैंने ये बोला, छोड़ो 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 इसको, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, छोड़ो, मैंने हाथ रख लिया आगे। आप बताओ, मैं आपसे कहता हूं, ये स्टेटमेंट पूरी ढंग से सुनना, मैं आपसे कहता हूं साउथ पोल पे फोर्स लगी, साउथ पोल पे फोर्स लगी, साउथ पोल पे फोर्स लगी, तो आपका अगला सवाल क्या होगा? साउथ पोल पे फोर्स लगी तो आपका अगला सवाल क्या होगा? देखता हूं कि नेचुरल आंसर्स आपके क्या आते हैं। बोलो, साउथ पोल पे फोर्स लगी तो आपका नेक्स्ट सवाल क्या होगा? तो आपका नेक्स्ट सवाल क्या होगा? साउथ पोल पे फोर्स लगी तो आपका नेक्स्ट सवाल क्या होगा? किस तरफ? यस डायरेक्शन बोलो, किधर लगी? आपकी तरफ लगी या आपसे अवे लगी? किधर लगी? कितनी लगी भी आता है। यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मैं चाह रहा था कि नेचुरल डायरेक्शन, नेचुरल बातें निकल करके आए। तो बच्चों ने पूछा कि कहां लगी, इधर आजा। बच्चों ने पूछा और बहुत अच्छा लगा मुझे, पूछा कितनी लगी, कितनी लगी और कहां लगी। अब आप मुझे बताओ कि वेक्टर क्वांटिटी बोलूं या ना बोलूं? आपके मन से नेचुरल आंसर आया है, आपके मन से नेचुरल आंसर आया है। कितनी लगी मतलब मैग्नीट्यूड, कहां लगी मतलब डायरेक्शन। बोलो वेक्टर कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए इसको? बोलो यार, तुम ही बोलो। तुम्हारा दिल, तुम्हारे कमेंट सेक्शन ये बात बोल रहा है, तुम्हारा दिल और तुम्हारा कमेंट सेक्शन ये बात बोल रहा है कि इसको वेक्टर तो मानना ही पड़ेगा भाई। कितनी और कहां, ये तो आपको पता करना ही पड़ता है। शाबाश, बहुत बढ़िया। एसआई यूनिट इसकी देख लो बेटा, क्या है एसआई यूनिट? है इसकी न्यूटन। न्यूटन को एन से लिखते हैं, कैपिटल एन, ठीक है, याद रखिएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो उसकी स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई एक फोर्स है 5 न्यूटन की और एक फोर्स है 10 न्यूटन की, तो मुझे बताओ कि F1 बड़ी कि F2 बड़ी, दोनों में से बड़ी कौन? दोनों में से बड़ी कौन? मैंने लिख के दिखाया, ऐसे फोर्स को लिखा जाता है बेटा, ऐसे फोर्स को लिखा जाता है। और इतनी पीक डिटेलिंग में अगर कोई फिजिक्स पढ़ा देना भाई तो बता दियो। ये पीक डिटेलिंग बाय आरडीएक्स जो है ना, वो आरडीएक्स की क्लास में ही देखने को मिलेगा तुझे। मैं इस चीज को प्रूव कर रहा हूं, मैं इस चीज को नेचुरली प्रूव कर रहा हूं कि एक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। और मैंने नहीं बताया, मैंने थोपा नहीं है, तुमने आंसर दिया। तुम्हारा कमेंट सेक्शन ये बात बोल रहा है कि सर फोर्स को वेक्टर मानना ही पड़ेगा। मेरा काम थोपना है भी नहीं, मेरा काम है फिजिक्स को फील कराना। मेरा काम है फिजिक्स ऐसी आए जो दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, ठीक है ना। ये मेरी कोशिश है बेटा, और मैं सोचता हूं कि मैं इस कोशिश पे खरा उतर रहा हूं। आप लोग के कमेंट्स ये बात बताते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ यार, F2 बिल्कुल ज्यादा है क्योंकि 10 न्यूटन 5 न्यूटन से बड़ा है, तो ऑब्वियसली दिस इज मोर करेक्ट है। समझ में आ गई ये बात, है ना। अरे अरे थैंक यू। आग वाला इमोजी, आरडीएक्स फील, अरे थैंक यू यार, थैंक यू। बस आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आते हैं कि यार फोर्स को मेजर कैसे किया जाता है। हाउ डू वी मेजर फोर्स? फोर्स तो कर रहे हैं, हम मेजर कैसे करते हैं फोर्स को, कौन बताएगा? बोले मेजर करने का जो तरीका है वो है स्प्रिंग बैलेंस। अभी दिखाता हूं आपको मैं। लिखा है इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है वो है स्प्रिंग बैलेंस। आप में से स्प्रिंग बैलेंस किस किसने देखा है? किस किसने देखा है आज तक ऐसे तोलते हुए? आपने देखा होगा, हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाता है, इतना छोटा सा होता है, इतना सा, है ना। कोई भी चीज उससे नाप लो, वेट वगैरह उससे नप जाता है। किसी भी चीज, जैसे मान लो ये है ना, इसको ऐसे ना, ऐसे हुक से में अटका देता है, ऐसे, है ना, ऐसे, ये ऐसे हुक में अटका दिया और हुक में अटका करके ऐसे उठा लेता है ना। तो जितना भी उसके अंदर ये जो सुई होती है या फिर स्प्रिंग होता है, वो जितना नीचे जाता है उससे पता चल जाता है कि वेट कितना है। देखा हुआ है, लगभग सभी बच्चों ने देखा हुआ है, ठीक है ना। तो मेजर करता है वेट को, यानी कि मेजर करता है फोर्स को।
असल में वेट जो है ना बेटा, वो असल में ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है। तो वो जो वेट मेजर कर रहा होता है वो असल में फोर्स ही मेजर कर रहा होता है। हमें लगता है कि वो वेट मेजर कर रहा है, एक्चुअली में वो फोर्स मेजर करता है। वैसे ये बातें आपको आगे जाकर के और क्लियर होंगी। अभी के लिए इतना ही समझो कि अगर आपको फोर्स मेजर करनी है देन स्प्रिंग बैलेंस इज अ गुड ऑप्शन, वन ऑफ द गुड ऑप्शन। कई सारे ऑप्शन और भी होते हैं, फोर्स मेजर करने के कई सारे और भी ऑप्शन है, वन ऑफ द ऑप्शन इज स्प्रिंग बैलेंस। तो अगर आपको बोला जाए हाउ डू वी मेजर फोर्स, क्या आंसर लिखोगे कमेंट में लिख दो। अगर कोई आपसे पूछे, आप अभी क्लास 9th में हो, देखो बड़ी क्लास में होते तो मैं आपको और भी इंस्ट्रूमेंट बताता फोर्स मेजर करने के, लेकिन अभी 9th क्लास के लिए थोड़ी बहुत मैकेनिक्स जो आपको आनी चाहिए उसके लिए इतना काफी है कि फोर्स मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख दो। कौन सा होना चाहिए जल्दी से, कौन सा होना चाहिए जल्दी से, कौन सा होना चाहिए जल्दी से। यस यस यस, शाबाश, बहुत बढ़िया, स्प्रिंग बैलेंस होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यार हम एक कोर कॉन्सेप्ट पर, और मेरे बच्चे अगर कोर कॉन्सेप्ट आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन को थोड़ी देर के लिए शांत करना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें आप मेरा साथ देना, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट दिल और दिमाग में उतरने के लिए कंसंट्रेशन हाई चाहिए। तो हाई कंसंट्रेशन के लिए जरूरी है कि ये डिस्ट्रैक्शन को अपन बंद कर दें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगले 5-7 मिनट के लिए मैं चैट को डिसेबल कर रहा हूं, फिर थोड़ी देर बाद इनेबल कर दूंगा, फिर थोड़ी देर बाद जब मैं बात करूंगा आपके साथ, क्योंकि बात किए बिना मैं रह भी नहीं पाता हूं भाई। मेरे सैटेलाइट हो तुम लोग यार, छोटे छोटे प्यारे प्यारे मेरे सैटेलाइट्स हो, मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं पाता हूं। तो इसलिए मैं बात करने के लिए वापस आऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप फुल स्क्रीन कर लो, यू डोंट नीड चैट राइट नाउ, आप फुल स्क्रीन कर लो और मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है बेटा। एक कोर कॉन्सेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्या होता है सर ये, क्या होता है सर बैलेंस फोर्स, क्या होता है सर अनबैलेंस फोर्स, ध्यान से सुनना। बैलेंस फोर्स का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगे। जैसे मान ले ये तो कुछ है, मतलब माइक रखने की वो है, ये माइक रखने का केस है ये, ठीक है ना। इमेजिन करके इस केस पर इधर से भी आकर के कोई खींच रहा है और इधर से भी आकर के कोई खींच रहा है, ठीक है ना। मान ले किसी और का हाथ है, ये मान ले किसी और का हाथ है, ठीक है। इधर से जो खींच रहा है, इमेजिन कर वो 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है। कितनी? 10 न्यूटन की। और इधर वाला भी कोई कम नहीं है, ये भी 10 न्यूटन से ही खींच रहा है इसको, ये भी 10 से खींच रहा है, ये भी 10 से खींच रहा है, ये भी 10 से खींच रहा है, ये भी 10 से खींच रहा है। तो आप ये बताओ मुझे कि इस केस को आप क्या सोचते हो, ये बैलेंस केस होगा या अनबैलेंस केस होगा? इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, ये बैलेंस्ड कंडीशन है या अनबैलेंस्ड कंडीशन है फोर्स की? जब इधर भी 10 है इधर भी 10 है। आंसर है जब दोनों तरफ से सेम फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन में एक ही बॉडी पर, तो उसे बैलेंस फोर्स कहते हैं। मेजरिंग द मैग्नीट्यूड यूजुअली मोर देन 1 फोर्स एक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। हाँ, मतलब इस तरीके से देखो, जैसे अभी तो एग्जांपल देखो आप जैसे ये दीदी क्या कर रही है, ए दीदी चलो ये क्या कर रही है, ये फोर्स लगाती हुई किसी चीज को आगे लेकर के जा रही है। लेकिन अगर आप एक डक को देखोगे फ्लोट करते हुए तो वो कहीं नहीं जाती। कहीं क्यों नहीं जाती पता है? क्योंकि जितनी फोर्स नीचे लग रही होती है ग्रेविटी की, भाई ग्रेविटी की फोर्स ज्यादा हो गई तो क्या होगा, ये डूब जाएगी। तो ग्रेविटी की जितनी फोर्स नीचे लग रही होती है ना, पानी भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसको बोलते हैं बायंट फोर्स। ये दिख रहा है आपको, ये वाटर लगाता है। मैं लिख देता हूं यहां पे, मैं लिख देता हूं आपकी जानकारी के लिए। इतनी डिटेलिंग में कोई बात नहीं करता भाई, इतनी जानकारी कोई नहीं देता भाई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको देता हूं। देख, इस बतख पर, इस डक पर नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से ये डूबने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से इसके डूबने के आसार हैं। लेकिन पानी इसको ऊपर टिकाए रखता है, पानी इसको फ्लोट कराए रखता है, और फ्लोट कराए रखने के लिए ऊपर की तरफ जो फोर्स लगती है वो होती है बायंट फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? बायंट फोर्स। बायंट फोर्स कौन लगाता है बेटा? पानी, वाटर, ठीक है, मतलब लिक्विड लगाता है। जिस भी लिक्विड पे आप तैर रहे हो या खड़े हो या जो भी कर रहे हो, वो आपको लगाएगा बायंट फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है? ये तो अर्थ लगाती है, आप जानते ही हो। इसके लिए तो अर्थ रिस्पॉन्सिबल है। डन हो गया। तो ये फ्लोट क्यों कर रही है आप जानते हो? ये डूब क्यों नहीं जाती? ये डूब क्यों नहीं जाती? ये ऊपर क्यों नहीं चली जाती? इसीलिए क्योंकि जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उतनी ही बाइंड फोर्स है, और ये दोनों आपस में कट जा रही हैं। ऐसा ही होता है, फोर्सेस कैंसिल ईच अदर इफ दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट ऑन द सेम बॉडी। मैं बार बार ये सेम बॉडी जानबूझ के बोल रहा हूं, क्योंकि आपको आज ये समझ में नहीं आएगा कि ये बार बार सेम बॉडी क्यों बोल रहा है।
ये जो सामने मास्टर खड़ा है हमारे, ये नीव बैच की जो फिजिक्स पढ़ा रहा है, जिसका नाम RDX है, ये बार बार सेम बॉडी क्यों बोल रहा है? आपको आज ये बात समझ में नहीं आएगी। आपको ये समझने के लिए तीसरा लेक्चर लेना पड़ेगा, थर्ड लेक्चर। आज पहला है, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। जो तीसरा लेक्चर मैं आपको दूंगा ना, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि बार बार ये एक बॉडी सिंगल बॉडी क्यों कर रहा है। ठीक है, तो नोट करना है सिंगल बॉडी वाली बात को। मैं अभी से आपको नोट करवा रहा हूं आज के लेक्चर में ही। ये तीसरे लेक्चर में ना खुलेगा, इसका राज जो है ना, ये तीसरे लेक्चर में खुलेगा। तो पोथी खोलेंगे तब बताएंगे आपको। अभी के लिए चिल करो, अभी के लिए बस ये समझो कि एक ही बॉडी पर इक्वल अपोजिट लगने वाली फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। तो दीज टू फोर्सेस, ऐसे मान लो कि बाइंड फोर्स भी 5 न्यूटन है और ग्रेविटेशन भी 5 न्यूटन है, तो हम बोलेंगे कि दोनों कैंसिल हो रही हैं एक दूसरे से, कैंसिल ईच अदर। आया समझ में? एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा? कैंसिल कर देंगे, कैंसिल ईच अदर। ठीक है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ है ना। यहां पे दीदी क्या कर रही है? दीदी ओ दीदी यहां कैंसिल नहीं हो रही है, यहां ये लेके जा पा रही है, किसी एक डायरेक्शन में उसको मूव करवा पा रही है। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है कि रियल लाइफ में क्या होता है, यूजुअली मोर देन वन फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। हमेशा एक से ज्यादा ही फोर्स लगती है, कभी एक सिंगल फोर्स लगती नहीं है। किसी भी बॉडी को चेक कर लो, आप खुद को चेक कर लो। चलो आप अपने आप को ही, आप भी तो एक बॉडी हो भाई। फिजिक्स की दृष्टि में, फिजिक्स के विजन से देखें तो यू आर ऑल्सो अ बॉडी, आप भी तो एक बॉडी हो। तो आप पर भी एक से ज्यादा फोर्स लग रही है। पता है क्या कौन कौन सी फोर्सेस है जानते हो? एक तो आपके ऊपर लग रही है ग्रेविटी, जिसकी वजह से आप नीचे खींच रहे हो, और दूसरी फोर्स है वो कुर्सी जिस पर आप बैठे हो, वो आपको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। हां, इसलिए आप कुर्सी पर टिके हुए हो। विश्वास नहीं होता ना ये कि सर कुर्सी कैसे हम पे फोर्स लगा सकती है? लगा रही है, इसलिए तू कुर्सी पे टिका हुआ बेटा। आप जो चेयर पे बैठ करके मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो चेयर आपके हिप्स पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। ठीक है, अगर आप गद्दे पे बैठ के मेरा लेक्चर देख रहे हो तो गद्दा आपके हिप्स पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। आप अगर सोफे बैठ के देख रहे हो तो सोफा, अगर आप जमीन पे बैठ के देख रहे हो तो जमीन, अगर आप खड़े होकर मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आपके पैरों के तलवों पर, आपके पैरों के सोल्स पर नीचे से फोर्स मिल रही है, अर्थ की, ग्राउंड की, सॉरी अर्थ की नहीं, ग्राउंड की। ग्राउंड ऊपर की तरफ, फर्श जो है, जिस फर्श पे खड़े हो वो फर्श ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसलिए आप टिके हुए हो, नहीं तो आप टिकते ही ना। आप पर एक ही, सोचो आप पर एक ही फोर्स लग रही है जी, कौन सी? ग्रेविटी। तो आप तो गड़े चले जाओगे नीचे, आप तो धंसते चले जाओगे नीचे। बोलो हाँ या ना, है ना? जैसे मान लो कि मैंने आपको 8वें फ्लोर से धक्का दे दिया। सर आप हमेशा मारने मराने की बातें क्यों है? इमेजिन करने को बोला है मैंने। फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशंस ब्रो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशंस। इमेजिन करो मैंने आपको 8वें माले से धक्का दे दिया, तो आपको अब रोकने वाला कौन है नीचे से? कोई ग्राउंड तो, कोई फर्श तो नहीं है, कोई कुर्सी तो नहीं है, कोई गद्दा तो नहीं है, कोई सोफा तो नहीं है, कोई जमीन तो नहीं है जो कि आपको ऊपर टिका के रखे। तो आपको कोई टिकाने वाला ही नहीं। फाइनली आप कहां जाओगे? धर 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 करते हुए ग्राउंड पर जाके टच करोगे। सोचो वहां ग्राउंड भी ना होता तो और नीचे चले जाते। कहां सर? पाताल लोक में। हाँ समझ गए ना बात को? ये कहानी है। तो अगर आपको कोई रोक नहीं रहा है, इसका मतलब आप नीचे जाते जाओगे। तो आप पे ग्रेविटी लग रही है, मान गए? वो तो मानते ही हो ना। या ग्रेविटी भी नहीं लग रही है जी, हम तो फोर्स फ्री है, वी आर फोर्स फ्री पीपल, एलियन है हम तो एलियन लोग हैं सर, हम पे कोई फोर्स लगा ही नहीं सकता। वाह शाबाश। ऐसा नहीं है भाई, फोर्स आप पे लग रही है, नाम है ग्रेविटी। पर आप जो टिके हुए हो वो इसलिए क्योंकि आप जिस पर भी बैठे हो या खड़े हो वो आपके ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होता है, और इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहा है। इक्वल अपोजिट फोर्स ऑन द सेम बॉडी। बार बार बोल रहा हूं, सेम बॉडी सेम बॉडी सेम बॉडी सेम बॉडी सेम बॉडी। ठीक है, यहां ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन सर यहां क्या हो पाया? यहां पर आपने एक तरफ से फोर्स ज्यादा लगा दी होगी, एक तरफ की फोर्स ज्यादा हो गई। जैसे मान लो आपने एक सिक्का लिया, 5 रुपए का सिक्का लिया या 10 रुपए का सिक्का लिया। वो 10 रुपए का सिक्का पानी पे रखोगे, फ्लोट करेगा क्या? पानी पे 10 रुपए का सिक्का रखोगे, फ्लोट करेगा क्या? नहीं, नीचे डूब जाएगा। क्यों? ग्रेविटी ज्यादा है। उस केस में ग्रेविटी ज्यादा लगी, बाइंड फोर्स उतनी लग नहीं पाई। बाइंड फोर्स उतनी लग नहीं पाई तो वो टिक नहीं पाया, वो टिक नहीं पाया। बात समझ में आई ना? इमेजिन करो जिस फ्लोर पे आप रहते हो, मान लो आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो या सेकंड फ्लोर पे रहते हो, थर्ड फ्लोर पे रहते हो, फ्लोर होते हैं ना। मान लो आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, छत पे हो आप अभी, ठीक है, लेकिन छत कच्ची है, छत कच्ची है। लंटर जो डला हुआ, कच्चा लंटर डला हुआ है, वो पुराना लंटर डला हुआ कई साल पहले का, कच्चा है वो, ठीक है ना। और आप उसके ऊपर
जंपिंग जंपिंग खेल रहे हो कुछ, ठीक है, तो क्या होगा, वो छत टूट जाएगी, और छत जैसे ही टूटेगी आपको ऊपर की तरफ मिलने वाली फोर्स खत्म हो जाएगी, सिर्फ ग्रेविटी बचेगी, जिसके चक्कर में आप एक फ्लोर नीचे आ जाओगे बिना लिफ्ट के बिना सीढ़ियों के बिना सीढ़ी बिना लिफ्ट एक फ्लोर नीचे टपक जाओगे। आई बात समझ में ना, ऐसा होता है। तो ऊपर वाली फोर्स अगर नहीं मिली तो क्या होगा, कायदे से नीचे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे ग्रेविटी आपको खींच लेगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि बैलेंस फोर्स क्या होता है। अनबैलेंस फोर्स का मतलब होता है दोनों में से एक साइड ज्यादा हो जाना फोर्स, जैसे इस बक्से पर हो रहा है। जैसे आप ये बक्सा देखो, आप ये बॉक्स देखो, ये जो दीदी क्या कर रही है, दीदी इस बक्से को बहुत तेजी से लेके जा रही है ना। जब दीदी इस बक्से को बहुत तेजी से लेके जा रही है का मतलब क्या है, ये फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा दे रही है, फ्रिक्शन उतनी आ नहीं पा रही, जितनी फ्रिक्शन होनी चाहिए वो फ्रिक्शन उतनी आ नहीं पा रही, इसलिए ये बॉडी रुक नहीं रही है, बॉडी आगे जा रही है। समझ गए ना, आगे पढ़ते हैं और ज्यादा चीजों को जानेंगे, आ जाओ। बैलेंस फोर्स सबसे पहले क्या होता है समझो। व्हाट इज अ बैलेंस फोर्स? लिखा है डेफिनेशन में, टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मैं साथ में लिखना चाहूंगा ऑन द सेम बॉडी, ऑन द सेम बॉडी। मैं बार बार यह बोल रहा हूं, कुछ कारण है, कुछ कारण है, मैं बार बार यह बोल रहा हूं ऑन द सेम बॉडी, रीजन है इसके पीछे, और तीसरे लेक्चर में उसका राज खोलेंगे, अभी नहीं, आप लिख लेना इस चीज को, ठीक है। टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑन द सेम बॉडी, जब लगती हैं तो इसे बैलेंस फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप यहां पर देख सकते, मैं यहां पर एक डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं। मान लो एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर आप राइट साइड पर 5 न्यूटन लगा रहे हो और लेफ्ट साइड पर भी आपने 5 ही न्यूटन लगा दिया, तो आप बताओ इस पर नेट फोर्स कितनी है? आप इस पर टोटल फोर्स कितनी बोलोगे? 10 बोलोगे क्या? इस पे टोटल फोर्स 10 बोलेंगे क्या? नहीं, इस पे टोटल फोर्स बोलेंगे 0। अरे 5 उधर लगी, 5 उधर लगी, कट गई, कैंसिल हो जाती हैं, डायरेक्शन के साथ इंक्लूड इसलिए तो हो रहा है, वेक्टर इसलिए तो कह रहे हैं इसको कि दोनों फोर्सेस आपस में कट जा रही हैं। कट के इधर देख, इधर देख, नेट फोर्स क्या हो गई भाई? 0 हो गई। नेट फोर्स क्या हो गई? 0 हो गई, है ना। और ऑब्जेक्ट रह गया रेस्ट पे, क्योंकि वो पहले से ही रेस्ट पे था, वो पहले से ही रेस्ट पे था, तो वो रेस्ट पे ही रह गया। ये होता है बैलेंस फोर्स में, ठीक है ना। तो कोई चेंज नहीं आया उसके मोशन में, यानी मोशन का मतलब क्या, उसके कंडीशन में कोई चेंज नहीं आया, वो पहले से रेस्ट में था, वो बाद में भी क्या रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा। जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हो, टग ऑफ वॉर हो रही है, आप देखो ध्यान से, यहां पर टग ऑफ वॉर हो रही है और इक्वल फोर्स से पुल कर रहे हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा, देखो कोई कहीं नहीं जा रहा, देखो ये बीच में कुछ ठीक तो नहीं लग रहा बंदा मुझे यार, ये बीच वाला तो कोई ठीक नहीं लग रहा है मुझे यार, इसके ऊपर भी फोर्स लगानी पड़ेगी मुझे लग रहा है। इसको दूध देने भेजते हैं, एक बार इसको दूध लेने भेजते हैं, इसको मैं बताता हूं, ठीक है ना। ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा बेटा, है ना। देखो कैसे उछल रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है। मेरा तो ध्यान सारा इस पे चला गया मैं आपको दिखाने लाया था टग ऑफ वॉर विद इक्वल पुलिंग फोर्सेस, के उधर से और इधर से बराबर फोर्स लगा रहे हैं जो भी मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन ये बीच में क्या कर रहा है? दीपक कलाल क्राउड नहीं लग रहा आपको थोड़ा सा देख करके? चलो छोड़ो, ठीक है, आपको समझ में आया कि क्या हो रहा है। कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा है ना, ना राइट जा रहा ना लेफ्ट जा रहा, क्योंकि राइट और लेफ्ट दोनों साइड से इक्वल फोर्सेस लग रही हैं। डन है कि नहीं? अब मैं आपको दिखाता हूं जरा अनबैलेंस फोर्स की कहानी, ध्यान से देखना। अनबैलेंस फोर्स डेफिनेशन देखो, व्हेन फोर्सेस आर अनइक्वल, हां अनइक्वल फोर्स यानी एक तरफ की फोर्स ज्यादा होना। मतलब इधर आ, डायग्राम में देख, डायग्राम में देख, ये एक बॉडी है, एक बॉडी पर इधर लगी 10 न्यूटन और इधर 10 नहीं लगी, इधर 7 ही लगी, 7 न्यूटन ही लगी। तो आप मुझे बताओ टोटल फोर्स कितनी बोलोगे? 17? 17 बोलेगा? 17? अबे 17 नहीं बोलेंगे भाई, 10 में से 7 माइनस, बड़ा माइनस छोटा, खत्म। अगर आपको एफ नेट निकालना है, सुन लो, अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो आप बोलोगे बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ा कितना है? 10, छोटा कितना है? 7, 3 न्यूटन इज द आंसर। समझ में आया? वेरी इजी, वेरी इजी, बहुत आसान बात है। अबे अपोजिट है तो काटेंगे ही ना एक दूसरे को, अनइक्वल है तो भी काटेंगे, इक्वल है तो पूरा ही काट देंगे ठीक है ना। तो 3 न्यूटन विल बी द आंसर। क्लियर करना इस बात को बेटा, ठीक है। क्या लिखा हुआ? फोर्सेस आर अनइक्वल दे बिकम अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है ना। फोर्सेस अगर अनइक्वल होंगी ऑन द सेम बॉडी ऑन द सेम बॉडी, ठीक है, तो दे बिकम अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अच्छा अब एक बात बताओ, अब एक बात बताना सोच करके,
फोटो पहले देखोगे? चलो पहले फोटो देख लो, वो बात मैं थोड़ी देर में करता हूं आपसे, पहले फोटो देख लो। बहुत ही मशहूर शो है ये, आपने देखा भी होगा, है ना, स्क्विड गेम्स। स्क्विड गेम्स का सीन है ये, और देखो सारे नीचे गिर गए। ये जान से ही हाथ धो बैठते हैं बेटा, ठीक है ना, ऐसे लोग हैं ये सारे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि टग ऑफ वॉर, जहां पर एक टीम विन कर रही है और दूसरी टीम लूज कर रही है, यानी एक टीम जीत जा रही है दूसरी हार जा रही है। और वो कब होगा? जब एक साइड की फोर्स ज्यादा होगी, ठीक है ना। ये लोग रोक नहीं पा रहे हैं, है ना, और वो वाले अच्छे से खींच रहे होंगे जो उधर खड़े हैं, ठीक है ना। तो ये सब एक एक करके धड़ 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 गिर जा रहे हैं। और देखो रोप भी मूव कर रही है, रोप इज ऑल्सो मूविंग, रस्सी भी चलेगी और लोग भी आगे बढ़ते चले जाएंगे, एक साइड जीत जाएगी एक साइड हार जाएगी। दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड। मैं तुझसे एक बात पूछता हूं, अब चैट ऑन करने का टाइम आया है, पहले मुझे सवाल पूरा कर लेने दो, क्योंकि सवाल आपको बहुत ध्यान से सुनना है। आप एक बात बताओ, अगर अनबैलेंस्ड कंडीशन बनती है, ध्यान से सुनना, अगर अनबैलेंस्ड कंडीशन बनती है तो क्या यही सच में फोर्स लगना है या नहीं? क्या यही सच में फोर्स लगना है या नहीं? क्योंकि ये तो फोर्स लगना है ही नहीं, ये तो फोर्स लगना है ही नहीं। बैलेंस कंडीशन का मतलब तो फोर्स जीरो है, यानी फोर्स तो लग ही नहीं रही यहां पर, तो हाँ या ना? इस बात को क्लियर करना, इस बात को क्लियर करना कि नेट फोर्स जीरो होना मतलब नेट फोर्स का कोई इफेक्ट ही नहीं है, फोर्स का इफेक्ट ही नहीं है, फोर्स की यहां पर चौधरी नहीं है, फोर्स की यहां पर प्रधानी नहीं है, फोर्स का यहां पर पार्षद ही नहीं है, सभासद ही नहीं है, एमएलए नहीं है वो यहां का, एमपी नहीं है वो यहां का, प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो यहां का। कौन? फोर्स, क्योंकि फोर्स खुद जीरो है। आप समझ रहे हो बात को? नेट फोर्स ही जीरो हो जा रही है, सरपंच ही नहीं है यहां कोई। समझ रहे हो बात को? इस गांव का सरपंच ही मिसिंग है जी, प्रधान ही नहीं है गांव का कोई। तो फोर्स जीरो है, मतलब बैलेंस फोर्स का मतलब सर फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हां, टोटल में कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है। तो एक बात बता, अगर फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या फोर्स के वो होने वाले जो काम थे जो हमने शुरू में पढ़े थे पहली स्लाइड पे, और जो मैंने कहा था आपको आपके पहले पन्ने पे लिखने हैं, वो पहले पेज पे लिखने हैं, क्या उनमें से कोई भी काम हो पाएगा? मैं आपसे पूछता हूं, फोर्स यहां पे जीरो है तो वो कोई भी काम हो पाएगा जो हमने पहली बार में लिस्ट डाउन किया था, स्पीड बढ़ाना, स्पीड घटाना, ये वो, डायरेक्शन चेंज, कुछ भी हो पाएगा क्या? अगर बैलेंस कंडीशन है तो, अगर फोर्स जीरो है तो इनमें से कोई भी काम हो पाएगा क्या? मैं आपसे पूछता हूं। और सवाल कंटिन्यू होता है कि अनबैलेंस फोर्स का तो मतलब ही फोर्स का लगना है। देखो 3 न्यूटन की फोर्स टोटल आ गई है, 3 न्यूटन की फोर्स टोटल आ गई है किसके ऊपर? इस बॉडी के ऊपर। तो क्या 3 न्यूटन की फोर्स लगने का मतलब यह है कि अब ये वो सारे काम होंगे जो फोर्स कर सकती है, यानी स्पीड बढ़ा सकती है या घटा सकती है या डायरेक्शन या कुछ भी या ये या वो? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं? क्या ये ऑब्जर्वेशन, क्या ये पीक डिटेलिंग बाय आरडीएक्स तुम देख पा रहे हो कि नहीं? देख पा रहे हो कि नहीं? यस, यस। शेप चेंज करने को छोड़ करके, शेप चेंज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, शेप चेंज करने को छोड़ करके, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स ही जीरो है? और क्या इसका मतलब यह नहीं है कि नेट फोर्स है, टोटल फोर्स है, और टोटल फोर्स है तो स्पीड बढ़ सकती है? कल को इसकी स्पीड बढ़ सकती है, कल को इसकी स्पीड घट सकती है, डिपेंड करता है किस तरफ पहले से चल रहा था। अगर पहले से इधर ही चल रहा था और इधर में ही फोर्स डोमिनेट कर जाए तो स्पीड का क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई बॉडी पहले से ही इधर चल रही है और फोर्स भी इधर को ही डोमिनेट कर जाए, फोर्स की डोमिनेंस भी, फोर्स का वर्चस्व भी इधर ही बन जाए, तो यह स्पीड बढ़ाएगी या घटाएगी? मैं आपसे पूछता हूं, यह स्पीड इसकी बढ़ाएगी या घटाएगी? मैं आपसे पूछता हूं। शाबाश, बढ़ेगी। यस, यस। और ये बताओ, अगर ये बॉडी पहले से इधर चल रही थी, इधर को चल रही थी, है ना, और फोर्स का वर्चस्व ऐसे बना, फोर्स का वर्चस्व ऐसे बना, फोर्स की डोमिनेंस ऐसे बनी, तो इसकी स्पीड बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? इसकी स्पीड बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? इसकी स्पीड बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? मतलब बॉडी इधर को पहले से ही जा रही थी, इधर को बॉडी पहले से ही जा रही थी, समझ रहे हो बात को?
बॉडी पहले इधर जा ही रही थी, किसी v वेलोसिटी से बॉडी इधर जा ही रही थी, पर फोर्स पीछे को एग्जिस्ट कर रही है, नेट फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि ये बॉडी स्लो डाउन करेगी, है ना। अब मैं तुझसे ये पूछता हूं कि इमेजिन कर, ये जो बॉक्स था ये पहले से रुका हुआ नहीं था। ये भी तो कंडीशन हो सकती है ना कि बॉक्स पहले से रुका हुआ नहीं हो, बॉक्स पहले से ही चल रहा हो। इधर आ, देख समझ, ये एक बॉक्स है, ठीक है, जो इनिशियली ही जीरो पे था, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। इस पर भी 5 न्यूटन की फोर्स ऐसे लगाई और 5 न्यूटन की फोर्स ऐसे लगाई, तो आप बताओ इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि एक बॉक्स है जो कि पहले से ही चल रहा है, पहले से ही एक कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है मान लो 30 मीटर पर सेकंड, और फिर ऐसे में हमने क्या किया, यहां भी 5 न्यूटन लगाई और यहां भी 5 न्यूटन लगाई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? इसका जवाब दो। इसका ये तो तुम दे दोगे, ये तो मुझे पता है तुम दे दोगे। ये तो पहले से ही रेस्ट में था, है ना, और ये रेस्ट में ही रहा, है ना, रहना भी चाहिए। ये इससे कट जाएगी, पहले से रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट रहा, लेकिन ये तो पहले से ही चल रहा था। इसका क्या होगा? 5 को फिर से मार डालेगी बेटा। इसका मतलब कोई फोर्स का इफेक्ट लगा ही नहीं। जब फोर्स का कोई इफेक्ट लगा ही नहीं, तो जिस स्पीड से ये चल रही थी, ये उसी स्पीड को कंटिन्यू करेगी। यस, इट इज 30 मीटर पर सेकंड। शाबाश, है ना। तो पहले से अगर यूनिफॉर्म मोशन था, तो आगे भी यूनिफॉर्म मोशन ही बना रहेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपने न्यूटन का पहला लॉ पढ़ लिया है अभी बिना बोले, सिर्फ ये डिटेलिंग देने से, ये पीक डिटेलिंग जो मैंने आपको दी है, इसके बाद से आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ खुद से पढ़ लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूटन ने अपने पहले लॉ में क्या कहा था। उसने ये कहा था, मैं हिंदी बोल देता हूं, मैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ आज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि न्यूटन ने पहले लॉ में क्या कहा था। न्यूटन ने अपने पहले लॉ में कहा था, अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will remain in uniform motion until an external unbalanced force is applied on the body। क्या बोले सर, क्या बोले? एक बार फिर से बोलना। Newton's first law of motion states that if a body is at rest it will remain at rest। अगर कोई बॉडी पहले से रेस्ट में है तो वो बाद में भी रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी पहले से यूनिफॉर्म मोशन में है तो बाद में भी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक कि कोई फोर्स आकर के उसे छेड़ती नहीं है, जब तक कि कोई फोर्स आकर के उसको चेंज नहीं करती है। यह न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जो आपने अभी पढ़ लिया, ठीक है। खैर, इसकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी के लिए बस मैं इसको एक बार टच करना चाह रहा था, है ना। अब बेटा देख, फोर्स आ गई है ना, आप बोलो, ये बात बोलो। अनबैलेंस केस में फोर्स आ गई है ना बॉडी पे, बैलेंस केस में तो फोर्स बॉडी पे थी ही नहीं। बैलेंस केस में तो टोटल फोर्स बॉडी पे 0 थी, 0 थी। यहां तो फोर्स आ गई है ना, तो फोर्स आ गई है तो अपने सारे जलवे दिखाएगी कि नहीं? बता दो। फोर्स आ गई है तो अपने सारे जलवे दिखाएगी कि नहीं? अपने सारे जलवे बिखेरेगी कि नहीं? हां या ना बोल भाई सैटेलाइट, जल्दी से हां या ना बोल। बिखेरेगी ना। तो देख इफेक्ट, देख क्या हो रहा है। मोशन या तो स्टार्ट होने वाला है अगर ये पहले से रुका हुआ था, मोशन स्टॉप होने वाला है अगर ये पहले से चल रहा था। डिपेंड करता है कितनी स्पीड था, क्या था क्या नहीं। स्पीड चेंज भी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो नॉन जीरो है। इस बार नेट फोर्स कुछ ना कुछ लगी है, तो ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट या नो चेंज इन मोशन, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये गलत लिखा हुआ है यहां पर। ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट नहीं, ऑब्जेक्ट, हटा देता हूं इसको, ये लाइनें ही हटा देता हूं, आप मत लिखना इन लाइनों को, गलत लाइनें लिखी हुई हैं ये, मैं इसको ठीक करता हूं। आप इसको लिखोगे, ऑब्जेक्ट टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट, वो अपनी करंट स्टेट को चेंज करेगा, वो अपनी करंट स्टेट को पक्का चेंज करेगा। नो चेंज इन मोशन नहीं बोल सकते हम ये बोलेंगे कि वो टेंडेंसी रखता है। टेंस का मतलब होता है आदत रखना, मतलब चाहना। टेंस मतलब होता है चाहना, चाहत रखना,
चाहत रखना। ऑब्जेक्ट चाहत रखता है अपनी स्टेट को चेंज करने की। अगर फोर्स आ गई है तो, अगर फोर्स आ गई है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। अगर फील आ गई है तो एक बार आरडीएक्स फील लगा दे यार, एक बार कमेंट सेक्शन में आरडीएक्स फील लिख दे भाई। अगर तेरे को मजा आ गया है टॉपिक पढ़ के तो, अगर तेरे को फील आ गई है टॉपिक की तो, कि भाई अब ऑब्जेक्ट शांत नहीं बैठेगा, अब ऑब्जेक्ट शांत नहीं बैठ सकता। अब तो या तो स्पीड बढ़ेगी या तो स्पीड घटेगी, या तो डायरेक्शन चेंज होगी, या चलते से रुकेगा, या रुकते से चलेगा, या कुछ तो होगा होगा होगा। हाँ या ना, हाँ या ना, बात आई ना समझ में। जब भी कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस होती हैं, हमेशा बड़ा माइनस छोटा करना है। ये बिग है, ये स्मॉल है, याद रखोगे। ये बता चुका हूं मैं आपको पहले से कि नेट फोर्स कैसे निकलती है, ठीक है ना। और नेट फोर्स हमेशा बड़े की तरफ होगी। मतलब क्या हुआ सर इस बात का? मतलब ये हुआ कि भाई अगर इधर देख, अगर यहां पे 8 न्यूटन लगी और यहां पे 3 न्यूटन लगी, तो मुझे बता नेट फोर्स कितनी होगी। कमेंट सेक्शन में लिख, कमेंट सेक्शन में लिख, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख। अगर इधर 8 लग रही है, इधर 3 लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी होगी? नेट फोर्स कितनी होगी? नेट फोर्स कितनी होगी? शाबाश, बढ़िया। बड़ा माइनस छोटा कर दो, 8 माइनस 3 कर दो, कितना आया? 8 में से 3 गया 5 न्यूटन। मैं तेरे से पूछता हूं ये 5 न्यूटन किस तरफ आएगा? ये 5 न्यूटन किस तरफ आएगा? टूवर्ड्स व्हाट? क्या ये 5 न्यूटन ऐसे आएगा? ये सही है क्या? ये सही है? 5 न्यूटन इधर जिंदा रहेगा क्या? 5 न्यूटन इधर जिंदा रहेगा? ये जो नेट फोर्स निकाली है 5 न्यूटन, ये इधर को जिंदा रहेगी क्या? ये किधर को जिंदा रहेगी? कहां को रहेगी? ये हमेशा बड़ी फोर्स की तरफ रहेगी। यस, टुवर्ड्स बिगर फोर्स। शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, है ना। ये रहेगी 5 न्यूटन इस तरफ को, इस तरफ को रहेगी ये 5 न्यूटन, बढ़िया ना। और अगर सेम डायरेक्शन की फोर्सेस होती तो इधर देख, इधर देख, मान ले ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन लगी और इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन लगी। आप बताइए टोटल फोर्स कितनी है? आप बताइए बॉडी पे टोटल फोर्स कितनी है? बेटा जब भी सेम डायरेक्शन में आती है ना, आप इनको सीधा सीधा ऐड कर दो, खत्म, सीधा सीधा ऐड कर दो। 5 में 3 जोड़ा कितना आया? 8 न्यूटन आया। किस तरफ लगेगा ये 8 न्यूटन? ये 8 न्यूटन इसी तरफ को लगेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया तो एक बार फायर इमोजी हो जाए। ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई है तो फायर इमोजी। ये छोटी छोटी सी बातें समझ में आ गई है तो फायर इमोजी। जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से फायर इमोजी। ये छोटी छोटी सी बातें समझ में आ गई हैं तो फायर इमोजी। बढ़िया। एनसीईआरटी का एग्जांपल आप करने लायक हो गए हो भाई। यहां तक तो मैं पढ़ाऊंगा ही ना, कम से कम एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो करने लायक हो जाओ यार। ऐसे लेक्चर का क्या फायदा जिसमें हवा हवाई बातें होती रहे और बच्चा एक क्वेश्चन भी ना हिला पाए। मैं उस तरीके का टीचर नहीं हूं भाई, ठीक है ना। आप मुझे जान जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जान जाओ आप मुझे कि मैं उस तरीके का टीचर हूं नहीं भाई, ठीक है ना। मैं शिद्दत से काम करने वाला इंसान हूं। 2 फोर्स हैं 10 और 6 न्यूटन, ठीक है। पहले वाले केस में दोनों ऐसे लग रही हैं। आप आंसर मत पढ़ना, आप मुझे बताओ ए वाले बॉक्स पर टोटल फोर्स कितनी है? जल्दी से, ए वाले बॉक्स पर टोटल फोर्स कितनी है? फटाफट। 10 लगी, 6 लगी, टोटल फोर्स कितनी है? एक बार एरो देख लेना, एरो देख के बताओ टोटल फोर्स कितनी है। शाबाश, वेरी गुड। 10 में 6 जोड़ेंगे 16 न्यूटन बन जाएगा। शाबाश। 16 न्यूटन किस तरफ है? 16 न्यूटन भी इसी फोर्स, नेट फोर्स जो होगी वो दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन में ही होगी। शाबाश। इधर आ जाओ, बी वाले में बताओ, बी वाले में बताओ। 10 ऐसे 6 ऐसे, टोटल कितनी? 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 यस, शाबाश। एक बड़ी एक छोटी। अपोजिट आ गई तो आपको काटना पड़ेगा, अपोजिट आ गई तो आपको माइनस करना पड़ेगा। 10 में से 6 गया 4। शाबाश। 4 न्यूटन आएगी, लेकिन किस तरफ? इस तरफ, बड़ी फोर्स की डायरेक्शन में, बिग फोर्स की डायरेक्शन में। इधर आ जाओ, यहां भी वही कहानी है, 4 न्यूटन है, लेकिन किस तरफ? सी वाले पार्ट में है तो 4 न्यूटन, उधर से 10 इधर से 6, उधर से 10 इधर से 6, 10 में से 6 4 ही आएगा, लेकिन 4 किस तरफ? लेकिन 4 किस तरफ? शाबाश। बड़ी फोर्स इधर लग रही है तो फिर ये भी फोर्स इधर ही लगेगी। बाकी ये नीचे आंसर लिखे हैं यार, आप लपेट सकते हो इनको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। 5 मिनट का छोटा सा टॉपिक दे रखा है फ्रिक्शन, ठीक है ना। इसको पढ़ करके अपन क्लास को आज फिनिश करते हैं, जल्दी क्लास खत्म कर देते हैं आज आपकी, ठीक है। 7:15 तक, 8:05 हो रहे हैं ना, 8:15 तक क्लास खत्म, ठीक है। 10 मिनट और दे दो बस आप मुझे, ठीक है। आज छोटी क्लास रखते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। पिछली वाली क्लास वैसे भी बहुत लंबी हो गई थी ना, प्रैक्टिस वाली जो थी,
सवाल बहुत कराने थे ना, इसलिए लंबी हो गई थी वो, ठीक है। आइए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है यार? देखो बहुत सिंपल है, फ्रिक्शन इज वेरी सिंपल। आपको पता है फ्रिक्शन जो है वो एक ऐसी फोर्स है जो हमेशा अपोजिट एक्ट करती है। जिस तरफ मोशन हो रहा होगा, है ना, जिस तरफ मोशन हो रहा होगा, जिस तरफ नेट फोर्स लग रही होगी, उससे अपोजिट में हमेशा कौन लगती है? फ्रिक्शन लगती है, हाँ या ना? उससे अपोजिट में हमेशा कौन लगती है? फ्रिक्शन लगती है। देखो ये फ्रिक्शन स्मॉल एफ है, ये फ्रिक्शन स्मॉल एफ है, कहां लग रही है? अपोजिट लग रही है। फोर्स वहां, दीदी ने फोर्स वहां लगाई, फ्रिक्शन कहां लगेगी? पीछे लगेगी। सही है। क्या लिखा हुआ देखो, ऑलवेज अपोजिस मोशन। 9th क्लास के लिए तो ये लाइन ठीक है, 11th क्लास के लिए थोड़ी अलग हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी चलता है। अभी आप फ्रिक्शन से इंट्रोड्यूस हो रहे हो खाली, तो ये बात कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऑलवेज अपोजिस मोशन, मोशन जिस तरफ जा रहा होगा उससे उल्टा आती है ये, ठीक है। ये कहां पे एग्जिस्ट करती है? बोला ये एग्जिस्ट करती है बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। कौन मतलब? किन की बात हो रही है? ये बात हो रही है इसकी। देख देख ध्यान से देख, फ्रिक्शन क्यों आती है मैं आपको समझाता हूं। फ्रिक्शन इसलिए आती है क्योंकि अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखो ना, तो ये खुरदुरा है, ये रफ सरफेस है। क्या कहते हो, हां या ना? है ना, हर चीज रफ है भाई, कोई चीज परफेक्टली स्मूथ है क्या? आप मुझे बताओ, हर चीज रफ है, क्या कोई चीज परफेक्टली स्मूथ है क्या? क्या कोई चीज परफेक्टली स्मूथ होती है क्या? नथिंग इज परफेक्टली स्मूथ भाई, नथिंग इज परफेक्टली स्मूथ। तो क्या होता है, ध्यान से सुनना, होता यह है कि जो ये नीचे का रफ सरफेस होता है ना, ये ग्राउंड के रफ सरफेस के अंदर जाके अटकता है। अटकता है, समझते हो? अटक रहा है, समझते हो? जैसे कभी कभी क्या होता है कि अंगूठी में, है ना, अंगूठी में मम्मी की चुन्नी फंस जाती है ना, मंगलसूत्र फंस जाता है, तो अटका रहता है दुपट्टे में, है ना। तो बस ऐसे ही समझो कि अटक गया, फंस गया उसके अंदर जाकर के, है ना। इमेजिन कर ये जो मेरा नीचे ये जो हाथ है, ये राइट हैंड, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और ये रफ सरफेस है। रफ सरफेस है ना, तो अंदर ग्रूव्स होंगे। पीक डिटेलिंग बाय आरडीएक्स दे रहा हूं। फ्रिक्शन इस तरीके से किसी ने बताया नहीं होगा भाई, आज से पहले कभी सुना नहीं होगा फ्रिक्शन इतना डिटेल में, जितना डिटेल में मैं बता रहा हूं आपको। जो ग्राउंड का सरफेस होता है ना, वो असल में ऐसा है, खुरदुरा खुरदुरा, ग्रूव्स है उसके अंदर, ग्रूव्स, समझ रहा है। और जो ऊपर से सरफेस आ रहा है उसमें भी ग्रूव्स हैं, तो ग्रूव्स में ग्रूव्स फंसते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रूव्स? ग्रूव्स का मतलब समझते हो क्या होता है? ग्रूव्स, ग्रूव्स, टायर के ग्रूव्स देखे आपने? अरे यार टायर के ग्रूव्स भाई, अभी आज मैं टायर लेके आया हूं प्रॉपर यार। ये देखो ग्रूव्स, आप ये देखो ग्रूव्स, ये ग्रूव्स हैं, इन्हें ग्रूव्स कहते हैं। जो छेद छेद होते हैं, ये इन छेदों को ग्रूव्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इनको? ग्रूव्स कहते हैं। लिख देता हूं मैं, लिख देता हूं। ये जो छेद दिख रहे हैं ना आपको, ये जो गैप्स दिख रहे हैं, इन गैप्स को ग्रूव्स कहते हैं। ये गैप्स को बुलाते हैं ग्रूव्स, ठीक है ना। तो ग्रूव में ग्रूव फंसता है जब कोई बॉडी चलती है, चाहे वो तेरा जूता क्यों ना हो। जूते के नीचे भी तो ग्रूव्स होते हैं, चप्पल के नीचे भी ग्रूव्स होते हैं, सैंडल के नीचे भी ग्रूव्स होते हैं। ये जो ग्रूव्स है ना, ये जो ग्रूव्स है ना, ये इंटरलॉक करते हैं दूसरे सरफेस से। इंटरलॉकिंग ऑफ टू सरफेस, ऐसे रगड़ के चलना। करके देख, पेन छोड़ दे, पेन छोड़ दे, फोन छोड़ दे, कीबोर्ड छोड़ दे, छोड़ दे कीबोर्ड छोड़ दे, और ये करके देख एक बार, ये करके देख। इसमें इसको आगे बढ़ा के देख, नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, अटकेगा, फंसेगा। करके देख, एक्टिविटी टू परफॉर्म एट होम ऑफ फ्रिक्शन। करके देखो, करके देखो, करके देखो, है ना। फंस रहा है कि नहीं फंस रहा? ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये अटक अटक के जाएगा इसमें से। अटक गया है, ये मन अटक गया है समझ गए ना, तो अटक गया है भाई, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक। तो इससे क्या होता है? इससे स्लो हो जाता है चलता ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब सरफेस में सरफेस भिड़ेगा, जब सरफेस से सरफेस लड़ेगा, जब सरफेस में सरफेस धसेगा, एक दूसरे में इंटरलॉकिंग होगी, अरे तो चलना मुश्किल होगा भैया। और कोई सरफेस प्योरली प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है, रफनेस सब में है। हर सरफेस थोड़ा ना थोड़ा रफ है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखो, जैसे मैंने दिखाया आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखो तो रफ सरफेस मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, ठीक है जी। बात समझ में आई ना? तो इसलिए ये क्या होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो कर देता है, ठीक। लिखा है कि ऑब्जेक्ट रुकता क्यों है? फिर रुकता क्यों है? कह रहा है एक मूविंग बाइसाइकिल है जो थोड़े टाइम के बाद रुक जाती है। रीजन है बेटा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज द रीजन। क्या होता है कि कभी भी, दीदी को देखो, दीदी चलो दीदी, है ना, देखो रुक जा रही है ये,
रुक जा रही है। वैसे तो पैर लगा के रोका इसने, ये चीटिंग है, चीटिंग है दीदी, चीटिंग है, ये पैर लगा के रोका आपने नीचे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ब्रेक मारना होता है दीदी। ए दीदी, क्या दीदी, ब्रेक मारना होता है दीदी, ये कौन सा तरीका है रोकने का? पैर लगा के, नीचे पैर लगाया, पैर लगाया, ए चीटिंग है, चीटिंग है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, नहीं चलेगी, झूठी सुरभि है ये झूठी सुरभि है, नहीं चलेगी। ठीक है ना? तो समझना बात को, समझना बात को कि आप में से साइकिल सबने चलाई है कभी ना कभी, साइकिल आप सभी ने कभी ना कभी चलाई है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ऑपोजिट एक्ट करता है किससे? मोशन से, हमेशा। ठीक है ना? और ये क्या लिखा हुआ जरा देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है, अगर आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्ट मूव करता रहे हमेशा, टू कीप अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग वाह वाह, कह रहा है एक चलते ऑब्जेक्ट को चलते रहने देने के लिए फोर्स आपको ऐसी लगानी पड़ेगी जो फ्रिक्शन को काउंटर करती रहे। मुझे एक बात बता, तुझे पता है कि जब एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाएगा, पैडल मारा छोड़ दिया, इमेजिन कर साइकिल को पैडल मारा छोड़ दिया, तुझे पता है कि पीछे की तरफ फ्रिक्शन आनी ही आनी है। तुझे पता है कि बॉडी आगे जा रही है, वेलोसिटी आगे है बॉडी की, तूने पैडल मार के छोड़ दिया, पैडल पैडल मारे साइकिल को, पैडल मारे और छोड़ दिया, पैडल मारने बंद कर दिए, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन तो है। अरे पीछे की साइड फ्रिक्शन तो है ना, ये इसको स्लो डाउन तो करेगी ना, इसको स्लो तो करेगी कि नहीं? और आप चाहते हो कि स्लो ना हो, आप चाहते हो कि स्लो ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ? आपके पास क्या सोल्यूशन है इसका बताओ? आपके पास क्या सोल्यूशन है इसका बताओ? आपने पैडल मारे, वो पैडल मार के छोड़ दिया, तो साइकिल आगे जाई जा रही है, लेकिन धीरे धीरे स्लो भी पड़ती जा रही है। आप चाहते हो स्लो ना हो, तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या लिखा है देख, टू कीप अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग, चलती चीज को चलाने देने के लिए आपको फिर पैडल मारने पड़ेंगे। हां अबे भैया, फिर पैडल मारने पड़ेंगे। यस, यू हैव टू कंटिन्यू द पेडलिंग। यस, अरे ऑयल लगा, कह रहा ऑयल लगा लेंगे अरे बेटा चलती थोड़ी रहेगी ऑयल लगा के भी, कितना ही ऑयल लगा लेगा, कब तक ऑयल लगा लेगा, कभी तो रुकेगी। हां, तुझे फिर से फोर्स देनी पड़ेगी, तुझे फिर से फोर्स देनी पड़ेगी, और वो फोर्स फ्रिक्शन के बराबर होगी। मान ले 5 न्यूटन की फ्रिक्शन आई है पीछे, तू भी आगे 5 ही न्यूटन देना शुरू कर दे, बस उतना ही दे, ज्यादा मत दे, ज्यादा देगा तो स्पीड बढ़ेगी। बात को समझना, बात को समझना। अगर आप चाहते हो कि स्पीड सेम रखो, है ना, आप चाहते हो कि स्पीड सेम रखो, आप स्कूटी चला रहे हो, इमेजिन करो स्पीड सेम चाहते हो, आप साइकिल चला रहे हो स्पीड सेम चाहते हो, आप गाड़ी चला रहे हो स्पीड सेम चाहते हो, तो ये थोड़ी ना कि आप रेस का पेडल जोर से दबा दोगे, उससे तो स्पीड तेज हो जाएगी। आप एक्सेलरेटर पूरा घुमा दोगे तो स्पीड तेज हो जाएगी। क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? कैसे आप एक स्कूटी की स्पीड या साइकिल की स्पीड या गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट रखोगे? मैं आपसे कहूंगा कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके दिखा, क्या करेगा? क्या करेगा? रियलिस्टिक बात करियो, फालतू बात नहीं, मोटर लगा देंगे ये कर, फालतू बात नहीं करनी, रियलिस्टिक बात करो और बता क्या करेगा? थोड़ा घुमाएंगे, शाबाश, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने यहां पर लिखा, सुमित नाम का बच्चा है, वेरी गुड, सबसे पहले उसी ने लिखा थोड़ा घुमाएंगे, पूरा नहीं घुमा देंगे। पूरा घुमा देंगे तो ये फोर्स 5 से बढ़ के 15 हो जाएगी, फिर तो ये भागती जाएगी आगे आगे ना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अगर फ्रिक्शन 15 लग रही है पीछे, तो आप भी एक कोशिश करो, आप भी एक कोशिश करो कि हल्का हल्का बढ़ाओ, हल्का हल्का। ऐसे ही होता है, आप पापा से पूछ लेना, पापा कार चलाते हैं, पापा बाइक चलाते हैं, पापा स्कूटी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, पापा से पूछना पापा सेम स्पीड कैसे मेंटेन रखते हो? पूछना, आज बैठ करके बात करना। आपको तो चलो मान लेता हूं स्कूटी चलानी, गाड़ी चलानी नहीं आती होगी, तो आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, लेकिन अपने पिताजी से पूछना कि पापा सेम स्पीड कैसे मेंटेन रख पाते हो आप? तो वो बताएंगे कि साइकिल है तो हल्का हल्का पेडल देना, फिर रोक लेना, हल्का हल्का पेडल देना, रोक लेना, हल्का हल्का रेस देना, फिर बंद, हल्की हल्का पेडल दबाया, बंद, थोड़ा घुमाएंगे। यस, दिस इज द आंसर। क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नहीं घुमाना, अगर आपने फ्रिक्शन से ज्यादा घुमा दिया तो ये एक्सेलरेट कर जाएगा, आप वो भी नहीं चाहते। और कम किया तो क्या होगा? और कम किया तो क्या होगा? और कम किया तो क्या होगा? मतलब मान लो उतने सफिशिएंट पेडलिंग नहीं करी या सफिशिएंट रेस नहीं दी तो क्या होगा? सफिशिएंट आपने पेडल नहीं मारा गाड़ी का, उतना रेस नहीं दबाया तो क्या होगा? मतलब सपोज करो कि आप ये 15 न्यूटन मांग रहा है, फ्रिक्शन 15 न्यूटन लग रहा है, लेकिन आपके बस की बस 10 ही न्यूटन देना है, तो क्या होने वाला है थोड़ी देर में? बताओ क्या होने वाला है थोड़ी देर में?
यस इट विल स्लो डाउन, शाबाश, रिटार्डेशन होने वाली है। गुड है यार, तुम समझ गए कॉन्सेप्ट को। आज के लिए इतना काफी है, बस आज के लिए इतना बहुत है, इतना ही पढ़ाना था मुझे आज, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, यस फ्रिक्शन पूरा हो चुका है, बढ़िया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, इनर्शिया पढ़ेंगे। 2 टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इनर्शिया और फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। बेटा आप लोग का होमवर्क सुन लो जरा ध्यान से, क्या है, ठीक है। होमवर्क है कि आपको आज का लेक्चर रिकॉल करके सोना है, बस इतना ही है, ठीक है। रिकॉल द लेक्चर बिफोर स्लीपिंग, ठीक है। बिफोर गोइंग टू बेड आपने पूरा लेक्चर दोहराना है, आपने पूरा लेक्चर दोहराना है। क्या पढ़ा था, क्या बताया था, किस स्लाइड में सर ने क्या बोला था, हां ये ऐसे था, और ये आज ही करना पड़ेगा। अगर आपने कल किया तो आप 80% चीजें भूले हुए मिलोगे, ऐसा ही होता है। मैंने बोला था ना आपको, ये क्या है, ये मेमोरी स्टोर करने का सबसे घटिया डिवाइस है, एनालिसिस करने का ये बेस्ट डिवाइस है। तो अपने नोट्स में लिखना, आज का लेक्चर अपने नोट्स में लिखना, और नोट्स में लिखते लिखते ही रिकॉल करना कि सर ने यहां क्या बोला था, यहां क्या बताया था, आरडीएक्स ने यहां क्या बोला था, आरडीएक्स ने यहां क्या बोला था। इस तरीके से नोट्स को बनाना है आपने। आया समझ में? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। आज की पहली क्लास नए चैप्टर की कैसी लगी आपको, जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, या तो इस वीडियो के या फिर मेरे डीएम में, क्योंकि आप लोग बताते ही आते हो वहां पर, तो वहां बता देना, ठीक है ना। और क्लास 9th की केमिस्ट्री का लेक्चर जो है वो अपलोड होते ही मैं आप लोग को बताऊंगा, नोट्स भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल पर जाकर के जरूर एक बार देख करके बताना कि कैसा लगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।